हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीसीएल 2021 के टायर फर्स्ट के मैथ्स के प्रश्न सोल्व करेंगे। और ये जो एग्ज़ाम है आपका 19 अप्रैल 2022 को शिफ्ट 2 के अंदर हुआ था, ठीक है। और ये आज हमारा प्रैक्टिस सेट 14 है। और इसके अलावा देखिए आज का ये जो प्रैक्टिस सेट है मतलब काफ़ी ज़्यादा शानदार होने वाला है, ठीक है। इसके अंदर जो प्रश्न पूछे गए हैं वो काफ़ी अच्छे लेवल के प्रश्न पूछे गए। अगर आप ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक कंप्लीट देख लेते हैं तो मतलब आज से जो है आपका दिल खुश हो जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो जो है आपको शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इसमें देखिए ये हिस्टोग्राम से प्रश्न पूछा गया है। 50% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 90% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम है। तो इंग्लिश वाले इसे पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ पर 50 से कम आपको देखना है, तो 50 से कम यहाँ पर देखिए आपके पास 10 छात्र हैं, ठीक है। और यहाँ पर 90 और 90 से अधिक यानी कि आपके पास यहाँ पर 25 छात्र हैं। इंग्लिश वाले यहाँ पर देख सकते हैं ये 10 है 50 से कम, और 90 और 90 से अधिक यहाँ पर ये 25 हैं। तो ये जो है यहाँ पर 50% से कम छात्र जो हैं यहाँ पर ये इससे कितना कम है, यानी कि 15 कम आपको दिखाई पड़ रहा है। कितने से? 25 से, और गुणा कर देंगे 100 से। तो यहाँ पर ये आपके पास माइनस का 60% आ जाएगा, और माइनस का चिन्ह कमी को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप ऑप्शन नंबर 4 जो है ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें देखिए निम्नलिखित का सरलीकृत मान क्या है। देखिए प्रश्न भले ही देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन है कुछ नहीं। ये देखिए आप यहाँ पर देखिए इसको क्या बोलते हैं, विनकुलम बार यानी कि रेखीय कोष्ठक भी इसको बोला जाता है, ठीक है। सबसे पहले हम इसको सोल्व करते हैं। तो 4 माइनस का 2 किया 2 बचा, 6 दूनी का 12 हुआ, और 12 में 9 ऐड किया तो ये 21 हो गया। पूरी ब्रैकेट को सोल्व किया कितना आया, 21 आया। तो इसको हटा दीजिए अब, ठीक है। अब ये देखिए ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ऑफ पहले सोल्व करते हैं तो 7 त्रिका 21 हो जाएगा, और ये देखिए 3 त्रिका 9 हो जाएगा। 9 का 9 में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। ये पूरा स्टेप सोल्व हो चुका है, ठीक है। प्लस के अंदर इसके अंदर देखिए यहाँ पर ये आपके पास जो है इसको पलटेंगे भाई, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे डिवाइड को, तो यहाँ पर ये वैल्यू पलट जाएगी, यानी कि 25 ऊपर चला जाएगा और 7 यहाँ पर बट्टे में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये 5 से कटेगा 25 5 बार, ये 5/7 आ चुका है। और इस ब्रैकेट को देखिए सोल्व करें तो यहाँ पर 5/8 लिखा, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दें तो ये 10/16 हो जाएगा। इसमें 6/16 ऐड करेंगे तो 16/16 होगा, और यहाँ पर 16/16 का मतलब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो क्या आया, 5/7 माइनस का 1 आया। तो यहाँ पर लिख लीजिए 5/7 माइनस का 1 बट्टे के अंदर। इसको सोल्व करिए। यहाँ पर भी देखिए ये विनकुलम बार लगा हुआ है, तो आप पहले इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 16 माइनस का 10 करेंगे, यानी कि यहाँ पर जो है 6 बचेगा, और 6 चौके 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 आ जाएगा प्लस के अंदर। यहाँ पर इस ब्रैकेट को पहले सोल्व करेंगे तो ये 5 चौके 20 हो जाएगा, और 20 में ये सॉरी यहाँ पर 5 चौके 20, यहाँ पर ये 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 आ जाएगा, और 5 + 5 10 हो जाएगा। 10 में से 1 गया 9 हो जाएगा। 9 का 36 में डिवाइड करेंगे 4 बार जाएगा, और यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1 से 1 कट जाएगा। 5/7 और बट्टे के अंदर 8 आएगा, यानी कि बराबर 5 बट्टे, और ये 7 × 8 हो जाएगा बट्टे के अंदर। तो 7 × 8 = 56 आपके पास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बस इतनी सी कैलकुलेशन थी, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए, अब इसमें देखिए यहाँ पर इस टाइप का प्रश्न हम पहले भी बना चुके हैं। इसमें हमने क्या किया था, a की वैल्यू कैलकुलेट की थी। तो यहाँ पर a का गुणांक देखिए -1 है, और इधर a² का गुणांक देखिए यहाँ पर 1 इसके गुणा में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये 1 बट्टे में आ जाएगा, यानी कि -1 आपके पास a की वैल्यू है। b की वैल्यू यहाँ पर b का गुणांक 1 है, और इधर b² का गुणांक देखें तो यहाँ पर भी 1 है। तो यहाँ पर आपके पास इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर c की वैल्यू कैलकुलेट करें तो यहाँ पर c का कोफिशिएंट देखिए यहाँ पर कितना 28 है, और यहाँ पर c² का कोफिशिएंट देखिए कितने का 49 है। तो ये 4/7 आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर पुट कर दीजिए। a की वैल्यू -1 रखें तो ये -2, b की वैल्यू 1 रखें तो ये -1, प्लस 7 इंटू में c की वैल्यू 4/7, 7 से 7 कट जाएगा, -3 प्लस 4, यानी कि 1 आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक समबाहु त्रिभुज का परिकेंद्र है। त्रिभुज के आधार से जो है 3.2 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है, ये कैलकुलेट करना है। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज है, और ये इसका परिवर्त हो जाएगा, और इसके अंदर जो है इसका मान लीजिए ये इसका परिकेंद्र है। इसकी यहाँ पर जो है इस आधार से जो लंबवत दूरी है ये आपको बताएगी कितनी, 3.2 है। और अगर आप यहाँ पर शीर्ष से इस केंद्र को मिला दें
तो यहाँ पर ये इसका जो है शीर्ष लंब हो जाएगा, क्योंकि ये दूरी जो है हम यहाँ पर लंबवत नापते हैं, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए ये जो बाकी शीर्ष लंब, यहाँ पर देखिए हिंदी में पढ़ेंगे तो यहाँ पर ये भुजा बोला गया, बट यहाँ पर इंग्लिश में जब आप पढ़ेंगे तो इट्स एल्टीट्यूड, यानी कि यहाँ पर एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, यहाँ पर ये ऊंचाई जो है, इसके जगह आप भुजा की जगह ऊंचाई लिख सकते हैं। प्रत्येक ऊंचाई की लंबाई क्या होगी, यानी कि ये आपको हाइट कैलकुलेट करनी है। अदरवाइज यहाँ पर देखिए आप ऊंचाई की जगह जो है यहाँ पर शीर्ष लंब रख लीजिए, क्योंकि ये दूरी जो नापते हैं हम यहाँ पर ये लंबवत नापते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये आप ऊंचाई की जगह, भुजा की जगह जो है आप यहाँ पर शीर्ष लंब कर लेंगे तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर शीर्ष लंब की लंबाई जो है वो कैलकुलेट करनी है एल्टीट्यूड की, तो ये आपको कैलकुलेट करना है। ये कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप इसको हटा दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपके पास ये 3.2 है, और आपको पता है कि यहाँ पर ये जो परिकेंद्र होता है वृत्त का, ये आपके पास यहाँ पर त्रिभुज का परिकेंद्र ये होगा, और परिकेंद्र जो है भुजा को यहाँ पर जो है शीर्ष लंब को जो है यहाँ पर 2:1 के अनुपात में बांटता है। इस 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास ये है, तो अगर हमारे पास शीर्ष लंब ये XY है तो इसी तरह से यहाँ पर एक शीर्ष लंब ऐसे होगा और एक शीर्ष लंब ऐसे भी होगा। इन सभी शीर्ष लंबों की लंबाई की क्या होगी ये आपको कैलकुलेट करनी है। तो XY की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर XY टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 यूनिट का हो जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू 3.2 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 इंटू में आप कर देंगे 3.2, तो ये 9.6 आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए इनका लघुत्तम समापवर्त एलसीएम कैलकुलेट करना है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम, ये 3.6 लिखा हुआ है और ये 1.8 लिखा हुआ है और ये 0.144 लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसमें से दशमलव हटा देंगे, तो दशमलव जैसे हटाएंगे तो बट्टे के अंदर 10 आ जाएगा, यहाँ पर दशमलव हटाएंगे तो बट्टे के अंदर 10, यहाँ पर दशमलव हटाएंगे तो बट्टे के अंदर 1000 आ जाएगा। हम क्या करेंगे, हर के अंदर जो है वैल्यू को बराबर बनाएंगे, इक्वल बनाएंगे। तो इक्वल बनाने के लिए यहाँ पर 1000 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर इसको ऊपर और नीचे हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये 100 से ऊपर और नीचे मैंने गुणा करा दिया। अब आप इनका क्या करेंगे, एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तक कैलकुलेट करेंगे। तो आप क्या करते हैं भाई, बिनों का कैसे एलसीएम लेते हैं, ऊपर अंश का आप एलसीएम लेते हैं और हर का यहाँ पर जो है डिनोमिनेटर का जो है आप यहाँ पर एचसीएफ लेते हैं। तो ऊपर जब आप 3600 और 1800 का एलसीएम देखें तो यहाँ पर ये 3600 आपको दिखाई पड़ गया, क्या यहाँ पर 144, 1800 और 3600 का एलसीएम 36 होगा। ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, ये आपके पास यहाँ पर इनका एलसीएम 3600 जो आया था हम चेक करेंगे यहाँ पर ये 144 से डिवाइड है या नहीं। अगर डिवाइड हो जाता तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पर एलसीएम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसको डिवाइड करके देखें तो 36 से ये कट जाएगा, ये 100 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 4 यहाँ पर इसमें डिवाइड करेंगे तो ये 25 आ जाएगा। तो कंप्लीट यहाँ पर डिवाइड है, कंप्लीट डिवाइड है, इसका मतलब एलसीएम जो है आपके पास ऊपर जो आएगा ये इन सभी का एलसीएम कितना आएगा, ये आपके पास 3600 ही आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये लिख भी देता हूँ, आपको इतना डिटेल्स में ये नहीं लिखना है। मैंने एलसीएम लिया किसका, 1800 का, ये 3600 का, 3600, 1800 और यहाँ पर ये 144 का, ठीक है। तो इनका एलसीएम मैंने लिया कितना है, 3600। बट्टे के अंदर यहाँ पर जो है इन सभी का यहाँ पर एचसीएफ लेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1000 आ जाएगा। ये क्या है, एचसीएफ है, किन किन का एचसीएफ है, 1000, 1000 और 1000, इन सभी का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिया तो 1000 ही होगा, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए भाई। इसमें देखिए आप अगर इससे डिवाइड करें तो ये 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 36 में 10 का डिवाइड करेंगे 3.6 आएगा और यही आपके पास यहाँ पर इनका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए एक ऐसे जगहों की ऊंचाई आपको दे रखी है क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। यदि छोटे जग की धारिता 80 सेंटीमीटर क्यूब है तो बड़े जग की धारिता क्या होगी। देखिए धारिता क्या होती है, अगर यहाँ पर मैं जग की बात करूँ तो यहाँ पर जग कुछ इस तरह से आपके पास सिलेंडर टाइप में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये जग जो है अपने अंदर जो है कितना जो है पानी या फिर कोई भी पदार्थ है वो कितना धारण कर सकता है, वो आपके पास इसकी धारिता होती है, ठीक है। तो देखा जाए तो एक तरीके से ये वॉल्यूम ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप इस बड़े जग का वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए ये एक जैसे जगह आपको बताए गए, यानी कि यहाँ पर आपको त्रिज्या इनके नहीं बताई गई, तो इसका मतलब एक जैसे हैं, इसका मतलब ये जो हाइट होंगी इसी अनुपात में जो है हाइट के अनुपात में जो है इनकी त्रिज्याएं होंगी। अगर हम त्रिज्या का रेशियो कैलकुलेट करें तो ये 8:12 हो जाएगा, यानी कि आपके पास यहाँ पर 2:3 आ जाएगा। ये त्रिज्याओं के अंदर रेशियो आ जाएगा, ये R1 पहले जग की त्रिज्या और ये R2 दूसरे जग की त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। इसको आप यहाँ पर 2x मान लीजिए और यहाँ पर ये आप मान लीजिए 3x है।
ये हमने यहाँ पर जो है x एक कांस्टेंट वैल्यू मानी है। ये इनके दोनों जगहों की त्रिज्याएं आपके पास आ चुकी हैं। अब यहाँ पर अगर आप इनका वॉल्यूम कैलकुलेट करें तो ये आपको पता है बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई आर वन का स्क्वायर और इनटू में एच वन बटे में पाई आर टू का स्क्वायर और इनटू में एच टू। और ये बराबर जो है यहाँ पर पहले जग का आयतन आपको कितना दे रखा है, छोटे जग का आयतन दे रखा है 80 और बटे के अंदर यहाँ पर जो है बड़े जग का आयतन आप यहाँ पर v मान लीजिए, तो यहाँ पर बटे के अंदर v। आपको इसी v की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, बस कैलकुलेट कर लीजिए। इसमें देखिए यहाँ पर पाई से पाई कट जाएगा और यहाँ पर R1 का R2 के साथ रेशियो हमने कैलकुलेट किया था और ये 2x और ये 3x हमारे पास R1 और R2 आई थी। ठीक है, तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा इनटू में h1 जो है ये हाइट आपको यहाँ पर दे रखी है और ये h2 दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 8 हो जाएगा और बट्टे के अंदर R2 का स्क्वायर यानी कि 3x का स्क्वायर करेंगे और इनटू के अंदर ये 12 हो जाएगा बराबर ये 80 अनुपात v हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 4x स्क्वायर हो जाएगा बट्टे के अंदर ये 9x स्क्वायर हो जाएगा। आप डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं यहाँ पर पूरा सोल्व करके आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, और ये बट्टे में 12 और ये बराबर जो है 80 अनुपात v हो जाएगा। आप इसको काट के सोल्व कर लेंगे, 8 से काटेंगे 10 आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, 4 त्रिका 12 हो जाएगा, 9 त्रिका 27 हो जाएगा, 27 10 से गुणा होगा तो 270 हो जाएगा। इधर यहाँ पर तिरछा गुणा कराया तो यहाँ पर v से गुणा होगा, v आ जाएगा, v बराबर कितना आ जाएगा 270। ये बड़े जग का वॉल्यूम या फिर आप इसकी धारिता बोल सकते हैं, ये आपके पास आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें देखिए ए बी का 120% है और बी सी का 65% है। यदि ए बी और सी का योग आपको बताया गया है तो यहाँ पर इसका मान आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इनका रेशियो बनाएंगे ए बी और ये सी का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको ये पता होगी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 120% की, ये 6/5 हो जाएगी। यानी कि अगर हमारे पास बी 5 यूनिट है तो इसका 6/5 यानी कि ए होगा, ये इसका मतलब होता है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर बी सी का जो है 65% है, 65% की फ्रैक्शन वैल्यू 13/20 हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हमारे पास सी जो है ये 20 यूनिट है तो यहाँ पर बी जो है ये आपके पास यहाँ पर 13 यूनिट होगा। ये इनका रेशियो आ जाएगा, इनका एक साथ रेशियो कैलकुलेट कर लेते, 13 6 78 हो जाएगा, 13 पंचे 65 हो जाएगा और यहाँ पर 20 पंचे 100 हो जाएगा। ये इनका एक साथ रेशियो आ चुका है। इनका टोटल कर लीजिए 165 और ये 78 कितना हो जाएगा 173 और ये 70 243 हो जाएगा, 243 और यहाँ पर ये 243 इनका सभी का टोटल हुआ। जबकि यहाँ पर आपको ए बी और सी का योग बताएगा कितना 121.5 है, तो इसी की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 121.5। आपको इसका मान कैलकुलेट करके बताना, कैलकुलेट कर दीजिए भाई। ये रखेंगे आप यहाँ पर सी की जगह 100 रखेंगे तो यहाँ पर ये 100 हो जाएगा माइनस के अंदर, यहाँ पर बी का 2 गुना यानी कि 65 का 2 गुना करेंगे तो 130 हो जाएगा, तो 130 प्लस के अंदर ए की वैल्यू आप यहाँ पर 78 रखेंगे। तो कैलकुलेट कर लीजिए, इसके अंदर देखिए आपके पास यहाँ पर माइनस का 30 बचेगा, 30 इसमें से घटाएंगे तो 48 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर ये आपके पास जो है 243 का ये डेटा यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है कितना गुणा, आधा यानी कि 1/2 गुणा लिखा हुआ यानी कि आधा दिया गया तो 1/2 गुणा, यानी कि आप इसको भी क्या करेंगे 1/2 से गुणा करेंगे तो ये 24 जो है ये आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब इसमें देखिए इसका मान कैलकुलेट करना है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे x³ का इसमें अलग अलग डिवाइड कर देंगे। जब आप x की पावर 6 में x³ का डिवाइड करें तो घात 3 कट जाएगी यानी कि घात 3 आपके पास बच जाएगी। x की पावर 4 में से यहाँ पर घात 3 कट जाएगी यानी कि 1 घात बच जाएगी x, प्लस के अंदर x स्क्वायर से यहाँ पर x स्क्वायर यहाँ से कट जाएगा, बट्टे के अंदर x बच जाएगा 1/x, यहाँ पर माइनस का 1/x³ आ जाएगा। तो इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं एक साथ करके, x³ के साथ लिख लेते हैं माइनस का 1/x³ और यहाँ से माइनस का चिन्ह कॉमन ले लेंगे तो ये x माइनस का 1/x आ जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा इधर सिंप्लीफाई करते हैं। इसके अंदर देखिए 5x को इधर भेज देते हैं तो ये x² माइनस का 1 और ये इक्वल टू कितना आ जाएगा 5x आ जाएगा। तो यहाँ से x से अगर आप दोनों साइड डिवाइड करेंगे तो x माइनस का 1/x बराबर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो इसके वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, 5 का क्यूब प्लस का 3 गुणा 5 कर देते हैं और ये माइनस के अंदर इसकी वैल्यू 5 आई थी तो 5 3 15 माइनस 5 क्या 10 आ जाएगा और 125 प्लस का 10 क्या 135 आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अब इसमें देखिए एक वृत्त की जीवाएं आपको बता रखे हैं ए बी और सी डी बाह्य रूप से बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर और सी डी बराबर 1 सेंटीमीटर है और पी डी बराबर 5 सेंटीमीटर है तो पी ए की लंबाई 50% कितना, ये कैलकुलेट करना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ट्रायंगल बना लेते हैं।
और यहाँ पर ये वृत्त बना लेते हैं, ठीक है। और इस वृत्त के अंदर जो है आपको दो जीवाएं दे रखी हैं। एक जीवा मान लीजिए इस तरह से यहाँ पर है, ठीक है, और एक जीवा ये मान लीजिए। ये दोनों वृत्त के बाहर बिंदु P पर मिलती है, ये आपको बताया गया। ये AB जीवा है और ये आपके पास यहाँ पर CD जीवा हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर AB बराबर आपको बताएगा 7 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर CD बराबर बताएगा 1 सेंटीमीटर, और PD बराबर बताएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। बट यहाँ पर आपको PA की लंबाई कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पर टोटल PA जो है ये आप यहाँ पर क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो कंसेप्ट मैंने आपको बता रखा है। तो यहाँ पर बाहरी भाग जो है ये आपके पास कितना बचेगा, टोटल x है, तो यहाँ पर ये 7 माइनस ये x माइनस का 7 बच जाएगा, x माइनस का 7, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, बाहरी भाग की लंबाई इंटू में टोटल लंबाई करते हैं। तो यहाँ पर ये आपके पास टोटल लंबाई x है इंटू में बाहरी भाग की लंबाई x माइनस का 7 है, और ये बराबर होना चाहिए किसके, ये देखिए यहाँ पर अगर आप करेंगे तो बाहरी भाग की लंबाई यहाँ पर 5 है, इंटू में टोटल लंबाई करेंगे तो यहाँ पर जो है 5 प्लस का 1 कितना हो जाएगा, 5 प्लस का 1 6 हो जाएगा। तो 6 से इसको गुणा करेंगे, बराबर क्या आना चाहिए, 30 आना चाहिए। तो x की वैल्यू आप यहाँ पर ऑप्शन से चेक करेंगे कि ये बराबर 30 किस में आपको दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 से अगर आप 10 रखेंगे तो यहाँ पर ये आपके पास देखिए 10 माइनस का 7 करेंगे, 3 इंटू में 10 यानी कि बराबर 30 आ रहा है। और आप यहाँ पर यहीं पर मार खा जाते हैं, ऑप्शन नंबर 3 को जो है सही आंसर टिक करके चले जाते हैं। बट यहाँ पर देखिए आप ये कैलकुलेट करते करते टाइम जो है यहाँ पर भूल जाते हैं कि PA की लंबाई का जो है 50% पूछा गया था। 50% का मतलब क्या होता है, 1/2। इसका मतलब आपने जो है यहाँ पर PA की लंबाई जो भी कैलकुलेट की थी x की वैल्यू, ठीक है, तो उसका आपने 1/2 कैलकुलेट किया, तब आपके पास ये ऑप्शन आए थे। अगर आप यहाँ पर ऑप्शन का 2 गुणा कर दें, अगर आप यहाँ पर ऑप्शन का 2 गुणा कर दें तो वो आपके पास यहाँ पर PA की लंबाई हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आधा कैलकुलेट किया था तब आपके पास ये ऑप्शन आए थे, ठीक है। अगर आप यहाँ पर 2 गुणा कर दें तो फिर से आपके पास यहाँ पर PA प्राप्त हो जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा। और यहाँ पर इसका 2 गुणा करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, और इसका 2 गुणा करेंगे तो आपके पास यहाँ पर बराबर 10 आ जाएगा, ठीक है। और इसका 2 गुणा करेंगे तो यहाँ पर ये आपके पास 16 आ जाएगा। अब यहाँ पर ऑप्शन से आप वैल्यू पुट करके देखिए, अब यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर ये आपके पास 10 रखने पर, x की वैल्यू 10 रखने पर 10 इंटू में 10 माइनस का 7, और ये बराबर की साइड आपके पास यहाँ पर 30 बन रहा है, और हमारे पास बराबर 30 आना चाहिए था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट से आपको दिखाई पड़ा, तो ये आपके पास यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें देखिए यहाँ पर इस टाइप का प्रश्न हमने बनाया, भाई यही प्रश्न बनाया जो यहाँ पर पूछा जा रहा है, वो बार बार जो है चेंज करके पूछ लिया जा रहा है, ठीक है, और कुछ नहीं है। इसमें हमने b की वैल्यू कैलकुलेट की थी, हमारे पास कितनी आई थी, 4 आई थी। कैसे आई थी, यहाँ पर मैंने बताया था कि ये संख्या 88 से विभाज्य है, तो यहाँ पर 11 और 8 से विभाज्य होगी, 8 से विभाज्य होगी, इसका मतलब तीसरा अंक सम अंक है। तो लास्ट के 2 अंक डायरेक्ट हम चेक करते हैं कि 8 से विभाज्य होना चाहिए, तो 8 8 64, और 64 में यहाँ पर देखिए इकाई का अंक 4 आएगा, तो b की जगह क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। इसी तरह से यहाँ पर जो है 11 से डिविजिबिलिटी लगाकर इसमें चेक करेंगे तो ये a की वैल्यू हमारे पास 3 आई थी, इसको भी मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। ये 8 a यहाँ पर a होगा, और यहाँ पर 5 1 4 6, और b की जगह ये 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इनका टोटल कर लीजिए, 8 5 13, और ये 4 17 हो जाएगा, और 17 और 4 21 इनका टोटल होगा। यहाँ पर करेंगे तो a प्लस का 1, और ये आपके पास यहाँ पर a प्लस का 7 आ जाएगा। इनका डिफरेंस कर लीजिए, ये आप 21 में से माइनस करेंगे a प्लस का 7, तो ये बराबर 0 या फिर 11, या फिर 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 7 घटाएंगे तो ये 14 माइनस का a इक्वल टू 0, या फिर 11, या फिर 11 का कोई मल्टीपल हो सकता है। बट यहाँ पर देखिए हम अगर a की जगह 14 रखें, भाई हमें अगर बराबर 0 चाहिए तो हम a की जगह 14 रखेंगे, और 14 यहाँ पर रख नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर ये 14 जो है ये यहाँ पर डबल डिजिट वैल्यू है, जबकि यहाँ पर a हमारा क्या होना चाहिए, सिंगल डिजिट वैल्यू होना चाहिए, तो यहाँ पर ये हम नहीं रख सकते, ठीक है। अगर हम बराबर 11 रखें तो a की वैल्यू हमारे पास 3 होनी पड़ेगी, क्योंकि 14 में से 3 घटाएं तभी बराबर 11 आएगा, और ये पॉसिबल है। इसीलिए यहाँ पर मैंने बताया था कि a की वैल्यू 3 होगी, और यहाँ पर कैलकुलेट कर लीजिए। वे आप 3 की पावर 4 अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये 81 आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अब इसमें देखिए ट्रायंगल ABC में जो है एंगल A बराबर 66 डिग्री है, और यहाँ पर BD जो है परपेंडिकुलर है AC, CE परपेंडिकुलर है AB। तो हम साथ साथ जो है यहाँ पर डायग्राम बनाते हुए चलते हैं। ये आपके पास एक ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है, A B और C।
इसमें ए बराबर ये 66 डिग्री आपको बताएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपको बता रखा है बी डी जो है ए सी पर परपेंडिकुलर है और सी ई जो है ए बी पर परपेंडिकुलर है। तो ये दो परपेंडिकुलर हम यहाँ पर बना देते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर इसको लंबवत काटते हैं और यहाँ पर भी ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। और यहाँ पर ये आपके पास सी ई था और ये आपके पास बी डी था, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपको आगे बताया गया है कि यहाँ पर जो है ये पी पर प्रतिशत करते हैं, तो ये पी पर प्रतिशत करते हैं। अब यहाँ पर ये जो एंगल बन रहे पी बी सी और यहाँ पर ये पी सी बी के समद्विभाजक क्यू पर मिलते हैं, तो इन दोनों के हम यहाँ पर समद्विभाजक खींचते हैं। तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पर जो है कोण समद्विभाजक जो है यहाँ पर बिंदु क्यू पर मिलते हैं, ये आपको यहाँ पर बताया गया, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल बी क्यू सी का इसका माप आपको कैलकुलेट करके बताना है। और ये यहाँ पर कोण समद्विभाजक यानी कि इन कोणों को बराबर बराबर भागों में बांटते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसमें देखिए ये जो आपके पास ऊपर चतुर्भुज बन रहा है, इस चतुर्भुज में देखिए यहाँ पर ये दो कोण आपके पास 90-90 डिग्री के कोण हैं, यानी कि आमने सामने के कोणों का योग यहाँ पर 180 डिग्री बन रहा है, तो ये चक्रीय चतुर्भुज बनेगा। तो यहाँ पर इन कोणों का योग भी आपके पास 180 डिग्री होना चाहिए। तो 66 डिग्री तो ये हो गया, बचा कितना भाई 14 और 100 यानी कि 114 डिग्री आपके पास ये वाला एंगल बचा। ये वाला एंगल 114 डिग्री है, तो यहाँ पर ये वाला एंगल भी 114 डिग्री हो जाएगा। कैसे? क्योंकि ये एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण है, इनको अपोजिट एंगल भी बोलते हैं, ठीक है। अब अगर ये 114 डिग्री आपके पास है, तो यहाँ पर ये वाला एंगल आप बता सकते हैं भैया 90 डिग्री आप क्या कर देंगे प्लस, क्योंकि यहाँ पर देखिए कोण समद्विभाजक यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये 90 डिग्री प्लस का यहाँ पर 114 डिग्री बटे 2 कर देंगे, तो ये फॉर्मूला होता है, कंसेप्ट होता है, ठीक है। ये जो एंगल जो भी दे रखा है इसका बटे 2 करके 90 डिग्री में से ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री और प्लस का 57 यानी कि यहाँ पर जो है 147 डिग्री आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। सेम इसी तरह से जो है मैंने आपको एक कंसेप्ट और भी बता रखा है, वो भी आपको यहाँ पर पता होगा। अगर यहाँ पर देखिए ये बाह्य कोण समद्विभाजक, यहाँ पर जो ये बाह्य कोण बन रहे हैं, इनके कोण समद्विभाजक जो है यहाँ पर जिस बिंदु पर मिलते हैं वो कोण अगर हमें कैलकुलेट करना होता है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं 90 डिग्री में ऐड करते हैं, यहाँ पर सॉरी 90 डिग्री में माइनस करते हैं ये जो 66 डिग्री कोण दे रखा था इसका 1/2 गुना, ठीक है। तो इसका यहाँ पर जो है आधा करके इसमें से माइनस कर देते, तो यहाँ पर ये आपके पास एंगल आ जाता। बट यहाँ पर आंतरिक कोण समद्विभाजक इस बिंदु पर मिल रहे हैं, तो आपके पास 147 डिग्री आंसर आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें देखिए एक वस्तु को यहाँ पर 13.1/4% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि इसे 76.70 अधिक में बेचा गया होता, तो यहाँ पर 16 से 1/5% का लाभ होता। वस्तु के क्रय मूल्य का 50% कितना होगा? देखिए इसको कैसे बनाएंगे। यहाँ पर लाभ की बात हो रही है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी 13 से 1/4% की। देखिए 13 चौके 52 1 53/4 और यहाँ पर 53/4 और परसेंटेज के लिए बट्टे 100 करेंगे, तो ये आपके पास इसके फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 400 पर यहाँ पर 53 का प्रॉफिट होगा। तो 400 की वस्तु यहाँ पर बेची गई होगी कितने में? 453 में। ये आपके पास कॉस्ट प्राइस CP हो जाएगा और ये आपके पास सेलिंग प्राइस SP हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर दूसरी कंडीशन के अंदर देखिए यहाँ पर बोला गया कि 16 से 1/5% का लाभ होता है, तो 16 से ही 1/5% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी। 16 पंचे 80 और 1 81/5 और यहाँ पर परसेंटेज के लिए 100, तो ये इसके फ्रैक्शन वैल्यू यानी कि प्रॉफिट हो रहा है, तो 500 पर 81 का प्रॉफिट होगा। तो 500 की वस्तु 581 में बेची गई। तो यहाँ पर आपको पता है कि वस्तु का कॉस्ट प्राइस जो है, क्रय मूल्य जो है वो यहाँ पर बराबर होना चाहिए। अब बराबर बनाने के लिए हमें यहाँ पर इसको गुणा करना पड़ेगा कितने से? 5 से, और इसको गुणा करना पड़ेगा 4 से, तभी यहाँ पर जो है ये कॉस्ट प्राइस बराबर हो पाएगा। ये 2000 हो जाएगा, 5 से गुणा करेंगे, ये भी आपके पास यहाँ पर 2000 हो जाएगा। इसको 5 से गुणा कराएं तो 5 3 का 15, 5 5 25 और 1 26 हो जाएगा। और यहाँ पर जो है 5 के 20 और ये 22 हो जाएगा। ये 4 से गुणा कराएंगे तो ये कितना हो रहा है? 4 और ये 32 और ये 3 ऐड करेंगे तो ये 23, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके पास कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस आ चुके हैं। अब यहाँ पर आप देखें कि ये आपके पास यहाँ पर कितने अधिक में बेची जा रही है वस्तु। देखिए यहाँ पर यह जो है 35 और ये 24 यानी कि यहाँ पर 59 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर 59 अधिक में बेची जा रही है, जबकि प्रश्न में बोला गया इतने अधिक में बेची जा रही थी। तो इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 76.70,
तो आपको यहाँ पर क्रय मूल्य का 50% कैलकुलेट करना था। देखिए क्रय मूल्य यहाँ पर कितना है, हमारा 2000 है। क्रय मूल्य हमारे पास कॉस्ट प्राइस जो है वो 2000 है। इसका 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 होती है, यानी कि इसका 1/2। और यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 76.70 बटे के अंदर ये हो जाएगा 59। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप इसको कैलकुलेट करें, इसमें देखिए अगर पॉइंट हटाएंगे आप यहाँ से तो बट्टे में 2 0 आएंगे, 2 0 से ये 2 0 काट दीजिए। और इसके अलावा यहाँ पर जो है 2 से इसको डिवाइड, ये यहाँ पर देखिए 59 का कितना गुणा लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर 3 गुणा तो लिखा नहीं हुआ है, तो यहाँ पर जो है 13 गुणा करके देखें, 13 नमा 117 हासिल 11 आएगी, और 13 पंच 65 और 65 और 11 76 हो रहा है, यानी कि डेटा यहाँ पर 130 गुणा लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप इसका आधा करेंगे, इसको काट दीजिए, 65 आ जाएगा, और 65 का 2 गुणा 130 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 0 आ जाएगा आगे, यानी कि 1300 आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए 2015 से 2018 तक बी प्रकार की कारों का कुल निर्यात और 2015 से 2018 तक ए प्रकार की कारों के कुल निर्यात से कितना प्रतिशत अधिक है। तो इसमें आप यहाँ पर देखिए 2015 से 2018 तक ये आपको यहाँ पर जो है बी प्रकार का देखना है। ठीक है, तो रेड वाला आपको ऐड करना है, ये डेटा मैंने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहे थे। ठीक है, इंग्लिश वाले यहाँ पर पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके इसमें, और इसमें आपको यहाँ पर थोड़ा सा डेटा जो है क्लियर दिखाई पड़ रहा होगा। इसमें देखिए आपको 2015 से देखना है, 2015 से 2018, तो इसमें 250 ये 450 हो जाएगा, और ये आपके पास यहाँ पर 400 800 और ये 850 और ये आपके पास 1050 इनका टोटल हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से आप यहाँ पर जो है 2015 से 2018 ए प्रकार का टोटल करें, यानी कि ब्लू वाले डेटा को ऐड करेंगे, तो ये 150 और ये आपके पास 300 450 और 150, यानी कि ये आपके पास हो जाएगा 500 600 और 600 और 300 900 हो जाएगा। ठीक है, ये इससे कितना ज़्यादा आपको दिखाई पड़ रहा है भाई, 150 ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है, तो 150 ज़्यादा है किससे, 900 से, और गुणा कर देंगे 100 से। तो यहाँ पर देखिए 15 6 90 हो जाएगा, यानी कि 1/6 आपके पास यहाँ पर बन रहा है। 1/6 की प्रतिशत वैल्यू होती है 16 सी 2/3। तो अगर आप इसको पॉइंटों में यानी कि दशमलव में लिखें तो 16.7% इसको लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेट। ऑप्शन नंबर 4 आपके पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ पर वर्ष 2019 में विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों की संख्या का वर्ष 2020 में विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों की संख्या से अनुपात क्या है। इंग्लिश वाले इसे पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक है, अगर आप यहाँ पर 2019 में देखें तो विज्ञान पढ़ने वाले 18% हैं, और 2019 में टोटल आपके पास ये कितने दे रखे हैं, 2000 दे रखे हैं। तो 2000 का अगर 18% कैलकुलेट करें तो 18 दूनी का 36 360 हो जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पर 2020 में जब देखें 19%, 2020 में टोटल कितने दे रखे 2400, इसका आप 19% कैलकुलेट करिए, ये 19 4 76 हासिल 7 आ जाएगी, और 19 दूनी का 38 7 45 456 आ जाएगा। इनका रेशियो बनाना है, तो 6 से डिवाइड करें ये 60 हो जाएगा, 6 से ये डिवाइड करें 7 6 42 और 6 6 36, 4 से फिर डिवाइड हो रहा है तो 15:19 आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। इसमें देखिए यहाँ पर ट्रायंगल ABC में जो है एक वृत्त उत्कीर्णित किया गया है जो AB BC और AC को क्रमशः बिंदुओं P Q और R पर स्पर्श करता है, और ये दो इक्वेशन आपको दे रखे हैं, और ट्रायंगल ABC का परिमाप दे रखा है 32 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर BC का जो है 1/2 गुणा जो है ये आपको कैलकुलेट करके बताना। देखिए इस टाइप का प्रश्न हमने पहले भी बनाया है, अगर आपको याद है तो। ये हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बना लेंगे। ठीक है, और ये जो है इसका अंतःवर्त हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है ये ABC आपको ट्रायंगल दे रखा था, और यहाँ पर AB जो है बिंदु जो है P पर स्पर्श कर रही है, और ये Q पर BC, और यहाँ पर ये AC जो है R पर स्पर्श कर रही है। ठीक है, ये आपको दे रखा है। अब यहाँ पर देखिए अगर आप इसका परिमाप कैलकुलेट करें तो AB प्लस का BC प्लस का CA या फिर AC लिख लीजिए, ये बराबर आपके पास 32 दे रखा, परिमाप पेरीमीटर 32 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, एक इक्वेशन तो आपके पास ये हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर देखिए आपको BC कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो BC कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसका मतलब AB और AC की वैल्यू हमें BC के पदों में चाहिए। तो यहाँ से तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं भाई, AB बराबर क्या हो जाएगा, ये 4 प्लस का BC हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस AB की जगह आप क्या रख देंगे, 4 प्लस का BC रख देंगे।
और यहाँ पर ये BC तो BC की जगह है ही, और प्लस AC की जगह आप यहाँ पर क्या रखेंगे भाई, AC की जगह आप यहाँ पर क्या रखेंगे, AC की जगह देखिए यहाँ पर इससे अगर आप कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो BC के पदों में नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये जो दो इक्वेशन दे रखे इनको सोल्व करना पड़ेगा, AB माइनस का BC और ये बराबर 4, और यहाँ पर AB माइनस का AC और ये बराबर जो है 2। इनको सोल्व कर दीजिए, माइनस और ये प्लस और ये माइनस ये आपस में कट जाएंगे, और यहाँ पर जो है ये आ जाएगा AC माइनस का BC और बराबर 2। तो ये AC बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 प्लस का BC। तो आप इसकी जगह क्या रख देंगे, 2 प्लस का BC, और ये बराबर किसके होना चाहिए, 32 के। कैलकुलेट कर दीजिए, आपके पास देखिए यहाँ पर 3BC बनेगा, और ये आपके पास प्लस का 6 बनेगा, 6 इधर लाकर माइनस कर देंगे तो 26 बचेगा, यानी कि 3BC इक्वल टू कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। तो आप यहाँ से BC बराबर क्या लिख सकते हैं, BC बराबर लिख सकते हैं 26/3। आपको क्या कैलकुलेट करना था, इसका 1/2 गुना कैलकुलेट करना था, यानी कि इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो इधर भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये 13/3 आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अब इसमें देखिए यहाँ पर ये आपको दे रखा है, इसका मान कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए हम यहाँ पर समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, ये 90 डिग्री का कोण है, और ये एक एंगल आपको दे रखा है 53 डिग्री। तो दूसरा कोण कितना बच जाएगा, ये आपके पास 37 यानी कि 37 डिग्री का बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक 90 डिग्री का हो गया, तो यहाँ पर इन दोनों का कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। इसके अलावा यहाँ पर कोस 53 डिग्री की वैल्यू दे रखी है, तो ये आपके पास यहाँ पर x जो है ये बेस हो जाएगा, और हाइपोटेनस यहाँ पर y हो जाएगा। तो ये आप परपेंडिकुलर कैलकुलेट कर सकते हैं, y² माइनस का x² हो जाएगा। आपसे जो पूछा गया आप कैलकुलेट कर लीजिए। भाई सेक की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो सेक 53 डिग्री देखना है, यानी कि यहाँ पर जो है ये तो कोस का उल्टा हो जाएगा, डायरेक्ट y/x आ जाएगा प्लस के अंदर। कोट 37 डिग्री की वैल्यू, कोट 37 डिग्री क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पर बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहाँ पर देखिए बेस ही इसका 37 डिग्री को देखते हुए बेस ये है, और यहाँ पर जो है परपेंडिकुलर जो है इसके सामने का। तो यहाँ पर अंडर के अंदर y² माइनस का x² हो जाएगा, और बट्टे के अंदर परपेंडिकुलर x आ जाएगा। तो जब आप इसको सिंपल करेंगे यानी कि सरल करेंगे, आपके पास यहाँ पर y² माइनस का x² अंडर के अंदर बट्टे के अंदर x। ऑप्शन नंबर 4 में आपको ये दिखाई पड़ रहा, आंसर लगा दीजिए। अब इसमें देखिए x, y और z जो है एक काम को क्रमशः 46 दिनों, 92 दिनों और 23 दिनों में पूरा कर सकते हैं। x ने काम शुरू किया और 7 दिनों के बाद y उसके साथ जुड़ गया। यदि z प्रारंभ से 8 दिनों के बाद उनके साथ जुड़ता है तो y ने कितने दिनों के लिए काम किया। देखिए इसमें x, y और ये z दे रखे हैं। x यहाँ पर 46 दिनों में काम कर सकता है, y यहाँ पर 92 दिनों में, और z यहाँ पर ये 23 दिनों में काम कर सकता है। इनका आप एलसीएम लेंगे तो ये 92 आपको दिखाई पड़ रहा है भाई, 2300 के 92 और 46 का 2 गुना 92 होता है। तो 2 इसकी एफिशिएंसी, 1 इसकी एफिशिएंसी, 4 इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी। ठीक है, इनकी क्षमताएं आपके पास आ चुकी हैं। आपसे बोला गया यहाँ पर x जो है यहाँ पर शुरू से काम करता है, यानी कि x ने यहाँ पर शुरुआत से काम किया। कितने दिनों तक काम किया, y उसके साथ 7 दिनों के बाद जो है y उसके साथ जुड़ जाता है, यानी कि x ने जो है यहाँ पर 7 दिनों तक काम किया। x इंटू में 7 है, ठीक है, ऐसे लिखूंगा तो ये कन्फ्यूज होंगे। ठीक है, तो मैंने डॉट से यहाँ पर मल्टीप्लाई को लिख दिया, x इंटू में 7, यानी कि x ने यहाँ पर 7 दिनों तक काम किया। उसके बाद x के साथ कौन आ जाता है, y आ जाता है। और यहाँ पर जो है आप आगे बोला गया यदि z प्रारंभ से 8 दिनों के बाद, तो 7 दिन तो यहाँ पर हो चुके थे और 1 दिन यहाँ पर मान लीजिए इन्होंने काम किया, तो ये 7 और 1 8, यानी कि प्रारंभ से 8 दिन हो गए। इसके बाद z जो है इनके साथ जुड़ जाता है, तो x और y तो थे, इनके साथ z और जुड़ जाता है। ये तीनों मिलकर मान लेते हैं यहाँ पर t टाइम तक काम करते हैं। ठीक है, कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये टोटल काम तो आपके पास यहाँ पर 92 यूनिट का था, तो ये बराबर 92 यूनिट कर दीजिए। बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। x की एफिशिएंसी आप यहाँ पर 2 रखेंगे, यहाँ पर भी 2, y की एफिशिएंसी 1 और यहाँ पर 2 और ये 1, और ये आप यहाँ पर z की एफिशिएंसी 4 रखेंगे। कैलकुलेट करेंगे तो ये 7 दूनी का 14 हो जाएगा, और ये 2 और 1 3 इंटू में 1 यानी कि 3, 14 और 3 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 17 इधर लाकर माइनस कर देंगे, और यहाँ पर ये आपके पास 7 t बन जाएगा, और इक्वल टू 17 इसमें से माइनस किया तो 2 तो ये चला गया, और 15 और करेंगे 75 बचेगा। t बराबर कितना आ जाएगा, 75/7 आ जाएगा। तो t की वैल्यू हमारे पास 75/7 आई। इसका मतलब
टी ने जो है यहाँ पर 75/7, ये सॉरी यहाँ पर वाई का पूछा गया था, तो यहाँ पर वाई ने जो है 75/7 दिन तक तो काम यहाँ पर किया, और यहाँ पर वाई ने एक दिन के लिए काम यहाँ पर भी किया था। तो वाई द्वारा लिया गया टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 1 प्लस का ये 75/7, इसको सिंपल करेंगे तो यहाँ पर ये आपके पास 82/7 और ये 11/7 हो जाएगा। बचेगा कितना, 5 बचा और बट्टे के अंदर 7, यानी कि इतना टाइम जो है वाई द्वारा लिया गया था। इसमें देखिए ए और बी का एक संयुक्त व्यवसाय था, जिसमें ए ने जो है 1 वर्ष के लिए व्यवसाय में 60,000 का निवेश किया और 3 महीने बाद बी ने जो 80,000 का निवेश किया। दूसरे वर्ष की शुरुआत में जो है ए ने 30,000 और निवेश किए और तथा बी ने जो है 5,000 निकाल लिए। 2 वर्षों के अंत में ए द्वारा अर्जित लाभ यह है, यदि वे कुल लाभ का आधा समान रूप से और शेष पूंजी अनुपात में वितरित करते हैं, तो यहाँ पर बी द्वारा जो है अर्जित लाभ कितना है। देखिए प्रश्न कैलकुलेटिव होगा। अगर आप यहाँ पर इस टाइप के प्रश्न को नहीं बना पाते हैं तो इसको छोड़ दीजिए भाई। यहाँ पर देखिए आपके पास 60 के हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर ये 80 के हो जाएगा, और यहाँ पर ये के का मतलब 1000 है, ठीक है, तो इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ये आपके पास यहाँ पर 5 के हो जाएगा और ये 30 के यानी कि 30 के हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ए ने जो है 60 के का निवेश किया, कितने का, 60 के का, और 12 महीने के लिए यानी कि 1 साल के लिए ये पैसा लगा रहा। इसके बाद यहाँ पर जैसे अगला जो है साल स्टार्ट होता है, दूसरा वर्ष जो है स्टार्ट होता है, तो इसने 30,000 और निवेश कर दिए। तो 60 तो पहले थे यानी कि 30,000 और निवेश कर दिए, तो टोटल कितने हो गए, 90,000 हो गए। और ये इसके लिए जो है अगले वर्ष जो है 12 महीने के लिए लगे रहे। ये आपके पास इसके टोटल ए का निवेश आ जाएगा। इसी तरह से आप बी का निवेश कैलकुलेट कर लेंगे। बी ने जो है यहाँ पर 80,000 निवेश किया था, कितने, 3 महीने बाद, किसके, ए के। ए ने जो है यहाँ पर 12 महीने के लिए निवेश किया, तो इसमें से 3 माइनस करेंगे यानी कि इसने 9 महीने तक जो है 80,000 का निवेश किया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो है अगले वर्ष शुरुआत में इसने 5,000 निकाल लिए, तो 80,000 में से 5,000 निकाल लेंगे तो ये 75,000 बचेगा, यानी कि 75,000 जो है ये अगले 12 महीने के लिए लगे रहे, ठीक है। ये इसका बी का निवेश हो जाएगा टोटल। अब यहाँ पर इनका रेशियो बना लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों जगह से आपको के जो है ये कॉमन दिखाई पड़ रहा होगा, और के यहाँ से कॉमन लेकर हम काट देंगे। तो ब्रैकेट के अंदर देखिए 12 60 12 6 72 हो जाएगा, 720 तो ये हो जाएगा, 12 9 108 1080 ये हो जाएगा। तो ये टोटल करेंगे तो ये 1800 आपको यहाँ पर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। अनुपात यहाँ पर बनाएंगे तो ये आपके पास जो है 9 8 72 720 ये भी बनेगा, 12 5 60 हासिल से 12 6 72, 12 5 60 12 6 72, 12 7 84 और 6 90 यानी कि 900 ये बनेगा, और 720 यानी कि 1620 यहाँ पर ये बन जाएगा, और 18 6 100 18 9 162 होता है, ठीक है। 18 से कट जाएगा, 100 आ जाएगा, और ये यहाँ पर 90 आ जाएगा। इनका जब रेशियो बनाएंगे तो ये आपके पास यहाँ पर 10:9 बनेगा, और टोटल करेंगे तो यहाँ पर जो है ये टोटल कितना यूनिट हो रहा है, 19 यूनिट हो रहा है। टोटल कितना हो रहा है, 19 यूनिट। भाई इनके प्रॉफिट का रेशियो 10:9 आया, और टोटल क्या, तो 19 यूनिट का प्रॉफिट हुआ। आपको प्रश्न में बोला गया इसको 2 बराबर हिस्सों में जो है बांट दिया जाता है, ठीक है। तो इसका आधा करेंगे, 19 का आधा करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, भाई 9 दूनी का 18 होता है, तो यहाँ पर 9.5 हो जाएगा, और ये 9.5 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो आधा हिस्सा था ये तो इन्होंने बराबर भागों में बांट लिया, ठीक है। आप आपस में बराबर भागों में बांट लिया, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 4 दूनी का 8 और 1.5 का आधा 0.75, ठीक है। तो ये 4.75 और ये 4.75, ये आपके पास यहाँ पर ए और बी के हिस्से आ जाएंगे। और ये जो शेष राशि थी इसको यहाँ पर इन्होंने जो है 10:9 के अनुपात में बांट लिया था, ठीक है, क्योंकि इनके प्रॉफिट का रेशियो ये आया था, इस अनुपात में इन्होंने इसको बांट लिया था। टोटल करेंगे तो यहाँ पर 19 यूनिट हो रहा है, और 19 यूनिट की वैल्यू आपके पास यहाँ पर 9.5 है। 19 5 95 होता है, यानी कि डाटा 0.5 गुना लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो है आपके पास ए का हिस्सा ये हो जाएगा, बी का हिस्सा ये हो जाएगा, ए का हिस्सा यहाँ पर ये और बी का हिस्सा ये। तो यहाँ पर ये 0.5 गुना था, तो ये भी आपके पास 10 का 0.5 गुना करेंगे यानी कि 5 ये हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आप इसका 9 का 0.5 गुना करें तो 9 5 45 यानी कि 4.5 इसका बी का हिस्सा यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप ए का हिस्सा टोटल देखें तो यहाँ पर 4.75 और ये 5 यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 9.75। तो यहाँ पर ये जो है स्पेस कम है तो मैं एक पेज और ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो ए का टोटल हिस्सा कितना हो 9.75 ये हमारे पास ए का टोटल हिस्सा हुआ। बट यहाँ पर प्रश्न में जो है ए का हिस्सा बताया गया कितना 35,880, तो 35,880 इसकी वैल्यू दे रखी है।
कैलकुलेटिव है काफ़ी ज़्यादा प्रश्न, ठीक है। 35,880, 35,880, ठीक है, ये इसकी वैल्यू दे रखी है। अब यहाँ पर बी का हिस्सा आपसे पूछा गया, यदि यहाँ पर जो है बी द्वारा अर्जित लाभ आपको कैलकुलेट करना है, तो बी का लाभ देखिए यहाँ पर कितने का हुआ भाई। बी का अगर आप यहाँ पर प्रॉफिट देखेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके पास बी का प्रॉफिट जो है ये 4.5 तो यहाँ पर था, और यहाँ पर 4.75 ये रहा, तो 8, और यहाँ पर ये आप 0 लिख लेंगे आगे, तो ये एक और हो जाएगा, यानी कि 9.25 आपके पास इनका टोटल आ जाएगा। बी का टोटल कितना हुआ 9.25, यानी कि 9.25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9.25 इंटू में आप कर देंगे ये 35,880, 35,880 बट्टे के अंदर कर देंगे 9.75। देखिए यहाँ पर पॉइंट से तो ये पॉइंट हम काट देंगे। अब देख लीजिए यहाँ पर ये 25 से डिवाइड करेंगे तो ये 25 3 75 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर बचेगा कितना 17, और 25 7 175 हो जाएगा, 25 3 75 हो जाएगा, और यहाँ पर 15 और ये 7 22, 25 नमा 225 39 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 37 तो 39 से डिवाइड होगा नहीं, और ऑप्शन जब आप यहाँ पर देखें तो ये पूर्णांक में आपको दे रखें। इसका मतलब ये वाली वैल्यू जो है यहाँ पर, ये वाली वैल्यू इस 39 से पूरी कटी होगी, तो इसका 39 का अगर इसमें भाग लगाए तो 10 बार तो जाएगा नहीं, 9 बार चला जाएगा, 9 बार चला जाएगा तो कितना आएगा 9 3 27 270 9 9 81 351 बनेगा, और यहाँ पर 7 बचा उतारेंगे 8 78, और 39 का 2 गुना 78 होता है 920 आ जाएगा। इसको आप यहाँ पर 37 से गुणा कराएंगे तो 37 का 2 गुना कितना हो जाएगा 74 हो जाएगा, और हासिल आएगी 7, और 37 का 9 गुना कितना हो जाएगा ये हो जाएगा यहाँ पर 9 3 27 9 7 63, यानी कि आपके पास 333 और 7 340, यानी कि ऑप्शन नंबर अब जो है आपको यहाँ पर ये फर्स्ट जो है ये आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। 34,040 आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा, तो इसको कैलकुलेटिव आप बोल सकते हैं, ठीक है। और देखिए ऐसे प्रश्न जो है आप यहाँ पर देखते ही छोड़ दीजिए, आपको ऐसा लगता है कि हाँ कैलकुलेटिव प्रश्न हो सकता है तो उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ पर आपको क्रमिक छूट कैलकुलेट करके बताने, तो सबसे पहले आप 10 और 20 का एकल छूट कैलकुलेट करें, तो 10 प्लस का 20 और माइनस कर देते हैं 10 इंटू में 20 बटे 100, ये फॉर्मूला आपको पता होगा, ठीक है। 30 में से 2 माइनस करेंगे तो 28% आपके पास यहाँ पर एकल छूट आ जाएगी। और अब यहाँ पर 28% और 25% की एकल छूट कैलकुलेट करेंगे तो 28 प्लस का 25 माइनस 28 इंटू में 25 बटे 100, तो 25 से 4 बार कटेगा 700 के 28, और ये करेंगे तो 53 बनेगा, और 53 में से 7 माइनस करेंगे 46% जो है ये आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। इसमें देखिए 20 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार के सहारे इस प्रकार से टिकी हुई है कि सीढ़ी और दीवार के बीच का कोण जो है 30 डिग्री है, तो सीढ़ी का आधार जो है दीवार से कितनी दूरी पर है ये आपको कैलकुलेट करके बताना। तो यहाँ पर भी एक समकोण त्रिभुज बनेगा। इधर की साइड मान लीजिए आपके पास यहाँ पर दीवार है, और ये आपके पास यहाँ पर सीढ़ी है। सीढ़ी की लंबाई आपको बताएगी कितनी 20 मीटर, और यहाँ पर जो है इस दीवार के आधार से जो है सीढ़ी के यहाँ पर जो है बीच की दूरी आप यहाँ पर x मान लीजिए, ये x आपको कैलकुलेट करना है, और ये आपको यहाँ पर एंगल बताया गया दीवार और सीढ़ी के बीच का 30 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 37 डिग्री में आपको मिल जाएगा, तो 37 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा x बटे 20, ठीक है। और यहाँ पर 37 डिग्री की वैल्यू होती है 1 बटे 2, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे बट्टे में 10 हो जाएगा, तिरछा गुणा कराएंगे तो ये x बराबर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर 10 ये मीटर तो जो है यहाँ पर सीढ़ी जो है दीवार से दूर है, ठीक है, नीचे से। अब इसमें देखिए स्वास्थ्य एवं खेल के उद्योग में सफल स्टार्टअप की संख्या में कितने वृद्धि होनी चाहिए ताकि जो है इसकी सफलता प्रतिशत शिक्षा के बराबर हो जाए, और ये आपको यहाँ पर जो है निकटतम पूर्णांक तक कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ पर डेटा तो आपको क्लियर दिखाई पड़ेगा नहीं, मैं फिर यहाँ पर ये बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए स्टार्टअप की संख्या आपको इसमें दी गई है, और यहाँ पर विभिन्न उद्योगों में सफल स्टार्टअप की संख्या जो है इसमें दी गई है, ठीक है। और इंग्लिश वाले इसे पढ़ सकते हैं, और यहाँ पर जो है मैंने डेटा भी लिख दिया है, ठीक है। इसमें देखिए एजुकेशन में 1280 लिखा हुआ है, और यहाँ पर हेल्थ स्पोर्ट्स में यहाँ पर जो है 1050, ये आप देख लेना, ठीक है। और इसमें अगर इसको पढ़ेंगे तो व्हाट शुड बी द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सक्सेसफुल स्टार्टअप्स इन द industry of health and sports so that its success percentage is the same as
दैट ऑफ एजुकेशन। यानी कि अगर आप यहाँ पर एजुकेशन में देखें तो ये सफल स्टार्टअप कितने हैं 520 और टोटल स्टार्टअप कितने हैं 1280। तो ये जो 520 है, ये जो 520 है यहाँ पर, ये 1280 का कितना प्रतिशत है ये आप कैलकुलेट करेंगे और ये बराबर होना चाहिए। यहाँ पर देखिए हेल्थ एंड स्पोर्ट्स में सफल स्टार्टअप 300 हैं, इसमें कितने का इंक्रीमेंट किया जाए, मान लेते हैं कि x का इंक्रीमेंट किया जाए, तो यहाँ पर जो है ये टोटल स्टार्टअप से इसके कितने थे 1050 थे, तो 1050 का ये कितना प्रतिशत होगा, जितना प्रतिशत होगा वो इसके बराबर होगा एजुकेशन के। ठीक है, तो यहाँ पर ये कैलकुलेट कर लेंगे। इसमें देखिए 100 से तो यहाँ पर ये 100 कट जाएगा, 10 से यहाँ पर 10 कट जाएगा। अब इसमें देखिए यहाँ पर ये 4 से ये डेटा डिवाइड है, 4 त्रिका 12 और 4 दूनी का 8, ये 4 से 13 चौके 52, 130, 2 से ये फिर कटेगा, ये 16 आ जाएगा और ये 65 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर तिरछा गुणा आपको कराना पड़ेगा। इसमें देखिए 105 की गुणा कराते हैं तो इधर आपके पास बन जाएगा 65 का 5 गुना 325, 325 का 25 हासिल 3 आएगी, 65 और 3 68 और ये बराबर की साइड 16 की गुणा ब्रैकेट में कराएं तो 16 3 4800 और ये प्लस के अंदर 16x, 4800 इधर आकर माइनस हो जाएगा 16x, x बराबर कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर 4800 माइनस करेंगे इसमें से तो 200 और ये 1825, 2025 का आपको गैप दिखाई पड़ा, बट्टे के अंदर 16 आ जाएगा। 16 का इसमें डिवाइड करेंगे, 16 एकम 16, 4 बचेगा, 16 दूनी का 32, 10 बचा, 16 छिके 96, 126 पॉइंट समथिंग आएगा। और यहाँ पर आप इसको अप्रोक्सीमेट यानी कि लगभग अगर लिखें तो 127 आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि निकटतम पूर्णांक तक आपको कैलकुलेट करके बताना था, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए एक कार 50 मिनट में 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है, इसकी चाल जो है क्या है, मीटर प्रति सेकंड में कैलकुलेट करना है। तो 90 किलोमीटर को अगर आप मीटर में कन्वर्ट करें तो 90,000 मीटर हो जाएगा, बट्टे के अंदर टाइम 50 मिनट और इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से गुणा करेंगे, 20 से 20 कैंसिल और 5 छिके 30, 30 का अगर 900 में डिवाइड करेंगे तो 30 मीटर प्रति सेकंड आपके पास आंसर आ जाएगा। इसमें देखिए किसी राशि पर 21% वार्षिक ब्याज दर से जो है 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो 2 वर्षों के बाद जो है प्राप्त कुल राशि कितनी है आपको कैलकुलेट करके बताना है। और ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि तो होता है, ये आपको बताया गया प्रश्न में। ठीक है, अगर आप यहाँ पर 21% का सक्सेसिव कैलकुलेट करें, क्योंकि 2 वर्ष की बात हो रही है, तो 21 प्लस का 21 इंटू में 21 बटे 100 करेंगे तो ये 42 और यहाँ पर ये 4.41 आएगा, तो ये 46.41% का आपको यहाँ पर ब्याज मिलेगा। जबकि प्रश्न में यहाँ पर ब्याज बताएगा कितना, 11,100, ये आपके पास 11,138.40। ठीक है, इतने रुपए का यहाँ पर ब्याज बताया गया। तो यहाँ पर आपको अमाउंट यानी कि जो है आपको मिश्र धन कैलकुलेट करके बताना है। तो यहाँ पर जो है प्रिंसिपल जो आपका रहा होगा वो 100% अपने आप में रहा होगा और इतने परसेंट का उसे ब्याज मिल गया, तो टोटल कितना हो गया 146.41%। आप इसी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो 146.41 गुणा कर देंगे, ये आपके पास यहाँ पर 11,138.40 और बटे के अंदर आ जाएगा 46.41। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप इसको सोल्व करेंगे तो ये पॉइंट से यहाँ पर ये पॉइंट काट दीजिए। अब इसका यहाँ पर इसमें डिवाइड करेंगे। यहाँ पर देखिए पहले तो हम यहाँ पर ये देख सकते हैं ऑप्शन हमारे पास दशमलव में दे रखे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर चेक करेंगे कि क्या यहाँ पर इकाई का अंक 4 लें तो यहाँ पर जो है इसका कितना मल्टीपल ये हो सकता है, ये हम पहले चेक करेंगे। ठीक है, मिल जाता है तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करके। ठीक है, कैलकुलेटिव तो ये भी होगा बट यहाँ पर इतना ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं। भाई यहाँ पर देखिए 4 से गुणा तो नहीं हो सकता क्योंकि काफ़ी ज़्यादा छोटा रह जाएगा। 0 का हम एक बार के लिए छोड़ देते हैं, ये डेटा कितना लिखा हुआ है पॉइंट को छोड़ दीजिए। ठीक है, 1,00,000 ये आपके पास 11,384 लिखा हुआ है, यानी कि हमें अप्रोक्सीमेट 1,00,000 के करीब जाना है। और 4 से कितने की गुणा कराएं तो 1,00,000 के पास जा सकते हैं। देखिए 4 से तो गुणा नहीं करा सकते क्योंकि यूनिट डिजिट हमें 4 भी चाहिए और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम रह जाएगा। ठीक है, 14 से कराएंगे तो 14 4 56,000 के अप्रोक्सीमेट पहुँचे, अभी भी काफ़ी ज़्यादा कम है। तो फिर यहाँ पर 14 से नहीं होगा तो 24 से करके देखते हैं, 2400 के 96,000 ये अप्रोक्सीमेट 1,00,000 के चला जाएगा क्योंकि यहाँ पर ऊपर देखिए 641 भी है।
तो हम यहाँ पर 24 से इसको गुणा करके देखते हैं क्या हमारे पास ये बनता है। 24 एकम 24 का 4 आ जाएगा, 24 के 96 और ये आपके पास 2 98 का 8 आ जाएगा, हासिल 9। 24 के 144 और 9 153 का 3 आ जाएगा, हासिल आएगी 15। और 24 के 96 और 15 कितना हो जाएगा 111। देख ली एकदम एक्सैक्ट आपके पास बन चुका है, यानी कि ये डेटा यहाँ पर 24 बार कट जाएगा। 1 0 था, 1 0 यहाँ पर लगा दीजिए। अब 24 के इसमें गुणा करा दीजिए, 240 के इसमें गुणा करा दीजिए, आंसर आ जाएगा भाई 24 एकम 24 का 4 आ जाएगा, 1 0 लास्ट में आएगा, ठीक है। और यहाँ पर हासिल आएगी 2 24 के 96 और 2 98 आ जाएगा, हासिल 9। 24 के 144 और 9 153 का 3, ये दशमलव यहाँ पर नहीं आएगा, ये 153 का 3, हासिल 15 आएगी। 24 के 96 और 15 कितना आ जाएगा 111 का 1 आ जाएगा, हासिल 11। 24 और 11 35 हो जाएगा और 2 स्थान पर दशमलव आएगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए 3 संख्याओं का औसत आपको बताया गया 15 और दूसरी और तीसरी संख्या का औसत इतना है, तो पहली संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए अगर आप इसको देखिए 2 मेथड से आप इस प्रश्न को बना सकते हैं। पहली संख्या आपको कैलकुलेट करनी, अगर ये तीनों संख्याएं 15 15 होती तो यहाँ पर एवरेज हमारा 15 होता, ठीक है। तो पहली संख्या 15 तो थी, लेकिन यहाँ पर देखिए दोनों संख्याओं का या जो बाकी 2 संख्याएं बची थी उनका औसत आपको बताया गया 12.5, तो टोटल कितना हो जाएगा 12.5 का 2 गुना हो जाएगा, यानी कि 25। और वैसे देखा तो जाए तो ये होनी कितनी चाहिए थी, दोनों 15 15 होनी चाहिए थी, तो 15 15 यानी कि आपके पास यहाँ पर टोटल 30 होना चाहिए था, जबकि यहाँ पर हो कितना रहा है टोटल 25 हो रहा है, यानी कि यहाँ पर 5 कम हो रहा है। ये जो संख्या अगर यहाँ पर इन दोनों संख्याओं को निकाल दें तो ये जो 5 छोड़ के गई हैं, ये पहली संख्या में 5 छोड़ के गई हैं, तो इसमें 5 ऐड करा देंगे, यानी कि 20 आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज इसका एक मेथड और है, वो भी मैं बता देता हूँ, वो बिल्कुल आसान सा मेथड है और उसमें भी आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। टाइम तो इसमें भी नहीं लगेगा, ठीक है, अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो। यहाँ पर देखिए ये 3 संख्याओं का औसत 15 दिया गया, अगर हम तीनों संख्याओं का टोटल करें तो 15 इंटू में 3 आपके पास इन तीनों संख्याओं का टोटल हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर इसमें से इन दोनों संख्याओं का टोटल घटा दें तो हमारे पास पहली संख्या बच जाएगी, तो यहाँ पर इन दोनों संख्याओं का टोटल कितना हो जाएगा 12.5 और इंटू में 2 हो जाएगा, इसमें से माइनस कर दीजिए और ये आपके पास पहली संख्या यानी कि फर्स्ट नंबर जो है ये आपके पास बच जाएगा। ये 15 3 45 हो जाएगा, माइनस ये 25 हो जाएगा, यानी कि 20 आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आपका जो है मेथड सेकंड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए कोस बी की वैल्यू दे रखी है, इसका मान कैलकुलेट करना है, तो इसमें हम यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये एंगल अगर बी है तो यहाँ पर जो है बेस आपके पास 5 हो जाएगा, हाइपोटेनस 7, तो अंडर के अंदर ये आपके पास 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 49 माइनस 25 24 और ये 6 चौके 24, यानी कि 2 अंडर 6 आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से आप कैलकुलेट कर लीजिए। इसका मान आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। कोसेक बी क्या हो जाएगा, कोसेक बी हो जाएगा आपके पास हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर 7/2 अंडर 6 है और प्लस के अंदर कोट भी क्या हो जाएगा और ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी कि 5/2 अंडर 6। सोल्व करेंगे तो ये 12/2 अंडर 6 बन रहा है, यानी कि 6/√6। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं √6 लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके पूरे 25 के 25 प्रश्न, ठीक है। भले वीडियो लंबी गई है लेकिन यहाँ पर अच्छे प्रश्न थे इस शिफ्ट के अंदर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।